नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ के पहले चैप्टर, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन, को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ना ही इस चीज से फर्क पड़ने वाला है आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। अगर आपके सिलेबस के अंदर बिजनेस लॉ करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके बिजनेस लॉ के पहले चैप्टर, जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन के नाम से यहां पे देख पा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग बात पहले चैप्टर की करते हैं तो पहला चैप्टर वैसे तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, सर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको यूनिट वाइज सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड करती है, चैप्टर वाइज सिलेबस आपको नहीं दिया जाता है। अब जो आपकी पहली यूनिट रहेगी वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रहेगा। और आपकी जो पहली यूनिट के अंदर जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है ना, उस सिलेबस को हमने टोटल 10 चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया है। आपको हमारे चैनल के ऊपर जो पहला यूनिट देखने को मिलेगा, उस पहली यूनिट को हम लोग इन 10 चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये चीज डिपेंड करती है, नंबर ऑफ चैप्टर डिपेंड करेंगे कि आपने कौन सी किताब को फॉलो किया है, किस ऑथर की किताब को फॉलो किया है। जैसे कुछ बच्चे एसएल के होंगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के होंगे, तो उनको अपना स्टडी मटेरियल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, तो वहां पे नंबर ऑफ चैप्टर आपको डिफर देखने को मिल सकते हैं। या अगर आप लोग कोई और किताब फॉलो करते हैं, वहां पे भी आपको डेफिनेटली नंबर ऑफ चैप्टर्स के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल उनके अंदर सिलेबस कंटेंट वही रहेगा जो आपकी यूनिट 1 के अंदर आपको पढ़ना है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला जो चैप्टर मैं अपने चैनल के ऊपर आपको पढ़ाने वाला हूं वो इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगा, जिसको आज की क्लास के अंदर हम लोग वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा नेचर एंड द काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस मुद्दे पर हम लोग आपके चैप्टर सेकंड के अंदर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे चैप्टर के अंदर मैं आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करने वाला हूं। आपके चौथे चैप्टर के अंदर आप लोग कंसीडरेशन को पढ़ेंगे। पांचवें चैप्टर के अंदर आप लोग कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज को पढ़ने वाले हैं। छठे चैप्टर के अंदर आप लोग फ्री कंसेंट को पढ़ेंगे। और सातवें चैप्टर के अंदर आप लोग लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कंसीडरेशन को पढ़ने वाले हैं। आठवां चैप्टर आपका रहेगा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका नवा जो चैप्टर रहेगा वो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और 10वां और आखिरी जो आपका चैप्टर रहेगा उसका टाइटल है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और द सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कुल मिलाकर के आपके ये 10 चैप्टर के अंदर मैंने आपकी पहली यूनिट, जिसका टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सिलेबस को डिवाइड कर दिया है, ताकि आप लोग छोटे छोटे चैप्टर के अंदर ना काफी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का टाइटल ही बिजनेस लॉ है, तो सबसे पहले आप सभी को पढ़ना क्या पड़ेगा, सर सबसे पहले आपको लॉ का पता होना चाहिए। लॉ का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इससे पहले आप सभी के पास 2 सब्जेक्ट और है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करके। तो वो दोनों चैप्टर बिल्कुल आसान है, एक बीएसटी का एक्सटेंडेड फॉर्म है और अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते आए हो। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बिल्कुल नया रहेगा आप सभी के लिए। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान से फोकस करना है, एक एक शब्द के मीनिंग को थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ना है। जैसे अगर आप लोग बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो बिजनेस एक अलग शब्द होता है, लॉ एक अलग शब्द होता है। सबसे पहले हमें लॉ को समझना पड़ेगा। अब काफी बच्चे इसको डिफाइन कर देंगे, सर लॉ का मतलब कानून होता है, लेकिन एक सही डेफिनेशन अगर आप लोग देना चाहें तो आप लोग कहेंगे, सर जब भी आप लोग लॉ को डिफाइन करेंगे, लॉ अपने आप में रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको एनफोर्स किया जाता है या तो गवर्नमेंट के द्वारा या तो जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है। समझ में आए? यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, लॉ को अगर आपको डिफाइन करना है तो लॉ अपने आप में रूल्स एंड रेगुलेशन
का, साफ साफ आप सभी को दिख रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कौन मेड एंड एनफोर्स करता है सर? या तो गवर्नमेंट मेड एंड एनफोर्स करता है या तो जो भी आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ताकि वो बेसिकली पीस को मेंटेन कर सके, जस्टिस को मेंटेन कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके और सिक्योरिटी इन सोसाइटी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। और ये ऐसे रूल होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑल सिटीजन्स को बाइंड करके रखते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति इनका वोलेशन करता है तो उनको बेसिकली लीगल पनिशमेंट भी मिलता है। ये आप सभी ने बेसिकली पढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, लॉ अपने आप में एक ऐसा सिस्टम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, जिनको बनाने का काम और एनफोर्समेंट का काम आपका कोई भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करता है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सारा काम क्यों किया जाता है? ताकि बेसिकली पीस को मेंटेन किया जा सके, जस्टिस को मेंटेन किया जा सके, ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके और सोसाइटी की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। और ये जो भी आपके लॉज होते हैं ना, ये ऑल सिटीजन के ऊपर लागू होते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इनका वोलेशन करता है तो उनको लीगल पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है जिसके अंदर आपको एक क्लैरिटी मिला होगा सर यहां पे लॉ की अपनी डेफिनेशन क्या होती है। अब आपको ध्यान ये देना है, लॉ की डेफिनेशन है ना, काफी एक्सपर्ट के द्वारा अपनी अपनी भी रहती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे 3 अलग अलग चेहरे देख रहे होंगे, इनकी अपनी डेफिनेशन है। एट द एंड आप लोग देखेंगे तो कंक्लूडेड डेफिनेशन आपको यही मिलने वाली है। बस आपको ध्यान ये देना है, जब भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपको बेसिकली लॉ को डिफाइन करना है, तो ये डेफिनेशन के साथ साथ अगर आप लोग इनको भी कोट कर देते हैं, जैसे अगर आप लोग सेलमेंट को कोट करते हैं तो सेलमेंट क्या कहता है? ये कहता है लॉ इज ए बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय ए स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। समझ में आया? तो एट द एंड आपको घूम फिर के वही शब्दों का हेरफेर देखने को मिलेगा। इनका जो बेसिकली जिस्ट निकलेगा वो यही सेम जिस्ट निकलने वाला है जो हम लोगों ने इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इन तीनों की डेफिनेशन को याद कर लेना है, एक बार गो थ्रो कर लेना है, और एटलीस्ट एक पर्सन को तो आपको जरूर कोट करना है अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर लॉ की डेफिनेशन आती है। और इनसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप लोग समझे लॉ का अपना मीनिंग क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर लॉ का मीनिंग क्या होता है। अब आगे अगर आप लोग थोड़ा बढ़ते हैं तो यहां पे मुद्दा ये आता है कि सर हमने लॉ की डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब ये बताइए लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। अब लॉ की जरूरत क्यों है, तो हम लोग इसके ऊपर भी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में जाकर के लिखना चाहे तो आप लोग क्या कहेंगे, सर अगर आप लोग सोसाइटी के अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं तो वहां पे हमें किसकी जरूरत होती है? लॉ की जरूरत होती है। एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जहां पे रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ डिफाइन हो और जहां पे इस चीज का भी प्रावधान हो कि कोई भी सिटीजन अगर उनका वोलेशन करता है तो उसको डेफिनेटली लीगल पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को इंप्लीमेंट करके आप लोग पीस एंड ऑर्डर को सोसाइटी के अंदर क्या कर सकते हो, मेंटेन करके चल सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आपको बेसिकली इंश्योर करना है। दूसरे ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हो, किसी भी व्यक्ति को अगर जस्टिस प्रोवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक व्यक्ति ने हिंसक कोई भी काम कर दिया है या किसी भी व्यक्ति ने कोई भी इलीगल काम किया है, कोई भी गैर कानूनी काम किया है, तो उसको अगर आपको जस्टिस दिलाना है, आप लोग कह दीजिए किसी एक निर्दोष के साथ कोई वारदात हुआ है, अगर आपको उसको जस्टिस दिलाना है तो उस केस में भी हमारी कौन मदद करता है? सर आपकी लॉ मदद करता है। इसी तरीके से अगर आप लोग राइट्स एंड द लिबर्टीज को बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग आपके राइट्स और लिबर्टीज को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, तो ये राइट और ये लिबर्टी आपको कहां पे देखने को मिलेगी? सर लॉ के अंदर अच्छे से प्रिस्क्राइब्ड की जाती है। लॉ के अंदर एक एक चीज के लिए आपको प्रोविजन देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो कि यहां पे सेफ गार्ड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को, जैसे आपका लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया एंड प्रॉपर्टी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे 3 शब्द मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या आ गया? आपका लाइफ आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका बेसिकली लिबर्टी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? सर आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका बेसिकली सेफ गार्ड करने का काम करता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, कौन का बेसिकली सेफ गार्ड करता है? सर लॉ आपका बेसिकली सेफ गार्ड करता है। अब इसी तरीके से अगर आपको बेसिकली सोशल कंट्रोल को मेंटेन करना है, क्या करना है? सोशल कंट्रोल को मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी लॉ मदद करता है। इसी तरीके से कोई भी
भी डिस्प्यूट हो गया है, कोई भी झगड़ा हो गया है, उसको रिजोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप सभी के पास कोर्ट है, लॉ है, वहां पे सारे मुद्दे को ध्यान से एनालिसिस किया जाता है और उसके ऊपर एक जजमेंट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो कि सर अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ की बात करते हो तो अगर आपको पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो लॉ हमारी मदद करेगा, अगर आपको जस्टिस प्रोवाइड कराने में आपकी लॉ मदद करता है, अगर आपको राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना है तो लॉ हमारी मदद करेगा, अगर आपको सोशल कंट्रोल मेंटेन करना है तो हमारी कौन मदद करने वाला है? सर लॉ मदद करने वाला है। इसी तरीके से कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी क्रिमिनल डिस्प्यूट हो चाहे सिविल डिस्प्यूट हो, उस पर्टिकुलर केस में माय डियर फ्रेंड्स हमारी कौन मदद करने वाला है? आपका लॉ मदद करने वाला है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको इस चीज को समझने में मदद करेंगे कि सर लॉ जिसको आप लोग कानून बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका दायरा क्या है। ठीक है, और ये दो स्लाइड उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी और इस चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर लॉ का मीनिंग क्या होता है और लॉ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको समझना है सर लॉ क्लियर हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है? बिजनेस लॉ को पढ़ना है। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है सर बिजनेस लॉ माने बिजनेस लॉ यानी कि एक ऐसा कानून जो किसके लिए बनाया गया है? सर बिजनेस के लिए बनाया गया है, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस लॉ बोलेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कई कई यूनिवर्सिटी में इसके नाम को बदल करके भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये आपका बिजनेस लॉ रहेगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप लोग कहते हैं मर्चेंटाइल लॉ। ये आपको याद रखना है, अगर आपके सामने मर्चेंटाइल लॉ करके सब्जेक्ट आ गया तो आपको ध्यान रखना है मर्चेंटाइल लॉ का मतलब भी क्या होता है? बिजनेस लॉ होता है। इसके अलावा अगर आप लोग कमर्शियल लॉ की बात करेंगे तो कमर्शियल लॉ का मतलब भी क्या होता है? आपका बिजनेस लॉ होता है। और अगर आप लोग बात करते हैं बिजनेस लॉ की तो बिजनेस लॉ का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, लॉ की एक ऐसी ब्रांच, ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना मर्चेंटाइल लॉ इज द ब्रांच ऑफ द लॉ, ये आपको समझना है लॉ की एक ऐसी ब्रांच होती है जो गवर्न करती है, ध्यान से समझिएगा, ट्रेड को, कॉमर्स को, इसके अलावा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंड जो भी आपके कमर्शियल रिलेशनशिप है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे? सर मर्चेंटाइल लॉ की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस लॉ की क्या डेफिनेशन है, कमर्शियल लॉ की डेफिनेशन क्या है? तो आप लोग लिखेंगे ये तीनों, यानी कि मैं मर्चेंटाइल से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मर्चेंटाइल लॉ इज द ब्रांच ऑफ द लॉ दैट गवर्न द ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द कमर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द, उसको आप लोग क्या कह के चलते हैं? मर्चेंटाइल लॉ कह के चलते हैं या तो बिजनेस लॉ कह के चलते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, एक आपका जितने भी जूरिस्ट होते हैं ना उनकी एक डेफिनेशन निकल के आई थी। जैसे यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है आपका? एमसी कुछाल। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इनको कोट करना है। इनके अकॉर्डिंग मर्चेंटाइल लॉ क्या होता है? मर्चेंटाइल लॉ इज द ब्रांच ऑफ द लॉ विच डील्स विद द कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए मर्चेंट्स, ट्रेड्स और ए बिजनेसमैन। समझ में आया? तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? मर्चेंटाइल लॉ ब्रांच ऑफ द लॉ होती है जो किसके साथ डील करती है? कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द मर्चेंट्स, ट्रेड्स एंड द बिजनेसमैन। क्लियर है? तो ये किसके अकॉर्डिंग था सर? आपका एमसी कुछाल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन निकल के आया था। तो अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो ये वाली डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, साथ में आपको इनको भी कोट करना है। ठीक है, अब एटलीस्ट जितना मिनिमम हो सकता है मैंने सब सेट किया हुआ है। मैं केवल वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड है और जिसको जानना आप सभी के लिए जरूरी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा जरूरी रहने वाला है। इस क्लास के अंदर आप लोग कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी थी टॉपिक को स्किप करने की वो मैंने कर दिया है। बाकी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहां पे अननेसेसरी पार्ट थे ना वो मैंने स्किप कर दिए हैं और पूरा 101% आपका यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड कंटेंट आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। तो कोई भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर अपनी फाउंडेशन को बनाना, इस सब्जेक्ट के अंदर अपने बेस को तैयार करना। क्लियर है? तो ये आपका बेसिकली मर्चेंटाइल लॉ हो गया, ये आपकी एक एक्सपर्ट की डेफिनेशन होगी। अगर आप लोग जर्नल डेफिनेशन इसके अलावा कुछ देना चाहते हैं तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। सर मर्चेंटाइल लॉ अपने आप में एक लॉ का ऐसा बॉडी होता है जो रेगुलेट करता है बिजनेस एक्टिविटीज को, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, सेल्स ऑफ द गुड्स को एंड अदर ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को। समझ में है? तो इसको भी आप लोग क्या कहते हो? बेसिकली मर्चेंटाइल लॉ कहते हो। एट द एंड आपको दिखेगा कि सर इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है, एग्जैक्ट डेफिनेशन सेम रहने वाली है। मीनिंग इसका क्या निकलेगा?
सेम निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो मर्चेंटाइल लो या बिजनेस लो अपने आप में लो की वो ब्रांच होती है जहां पर आप लोग उन तमाम बिजनेस एक्टिविटीज के साथ डील करते हैं जो बेसिकली कमर्शियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेल्स ऑफ द गुड्स एंड अदर ट्रेड रिलेटेड मैटर से जुड़ी हुई है। तो ये क्या कहलाएगा सर, आपका बिजनेस लो कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको भी आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट शब्द का जिक्र आया था हमारी पहली यूनिट के अंदर, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां पे हम लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, इसीलिए हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा ना उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर देंगे। आज के केस में आपको कुछ कुछ बुनियादी बातें जानना है क्योंकि ये नया चैप्टर रहेगा, तो इसके बेस को आपको तैयार करना पड़ेगा। कुछ कुछ बेसिक टर्म है जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर, अपकमिंग यूनिट्स के अंदर करने वाले हैं। तो आप सभी को सहूलियत रहे, दैट्स व्हाई ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म आपको कहां पे पढ़ाई जाएंगी सर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाई जाएंगी। तो चैप्टर नंबर 1 का ये तीसरा टॉपिक था कि बिजनेस लो या मर्चेंटाइल लो का डेफिनेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूं इस चीज का आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है सर। अब आपको किसको बताना है सर, आपके बेसिकली मर्चेंटाइल लो के स्कोप क्या है या बिजनेस लो के स्कोप क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, द स्कोप ऑफ द मर्चेंटाइल लो इज ब्रॉड एंड कवर ऑल लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके बिजनेस से जुड़े हुए तमाम लीगल एस्पेक्ट को कवर किया जाता है और जितने भी लीगल एस्पेक्ट आपके ट्रेड से जुड़े हुए हैं उनको भी कवर किया जाता है। हालांकि तमाम जितने भी आपके एस्पेक्ट है उनको एक स्लाइड के अंदर कवर कर पाना क्वाइट इंपॉसिबल टास्क है, इसलिए मैंने केवल वही एस्पेक्ट यहां पे लिखे हैं जो आपके सिलेबस के अंदर भी हैं, जिनका जिक्र हम लोग आने वाले वक्त में करने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग सबसे पहले बात करते हैं तो अगर आप लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो भी आपके बिजनेस लॉ के अंदर आएगा। अगर आप लोग सेल ऑफ द गुड्स की बात करते हैं तो वो भी आपका बेसिकली यहीं पे आपके बिजनेस लॉ के अंदर आने वाला है। पार्टनरशिप लॉ है वो भी आपका बिजनेस लॉ के अंदर आएगा। कंपनी लॉ की बात करेंगे तो वो भी आपका बिजनेस लॉ के अंदर आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो ये भी आपका कहां पर आएगा सर, आपका बेसिकली स्कोप ऑफ द बिजनेस लॉ या मर्चेंटाइल लॉ के अंदर आने वाला है। अब ध्यान ये देना है, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो ध्यान दीजिएगा ये आपका बेसिकली किस तरीके से एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज गवर्न किया जाता है ये आप लोग यहां पे पढ़ोगे। इसके अलावा आपके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं इस मुद्दे पर आप लोग चर्चा करोगे। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड होने के बाद कब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तमाम चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो आपका बेसिकली अभी अभी मैंने जिक्र किया ना आपका, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हो, लिख लीजिएगा क्या कहोगे सर इसको आप लोग बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका 1872 रहेगा ना, ये आपका इसी का हिस्सा रहेगा। और ये जो आपका पहला यूनिट आप लोग पढ़ने वाले हैं, पहले यूनिट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स आ जाता है। मैं आपको टाइटल बता देता हूं, इसको आप लोग सोगा 1930 के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा ये क्या रहेगा, सोगा 1930। सोगा का फुल फॉर्म होता है सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट। याद रखिएगा क्या होता है, सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट 1930। यहां पे क्या होता है, आप लोग रूल्स पढ़ते हो रिलेटेड टू द सेल्स एंड द परचेज ऑफ ए मूवेबल गुड। जितने भी आपके मूवेबल गुड्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ते हो। इसके अलावा जो आपके बायर और सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेंगी, इन तमाम चीजों को आप लोग यहां पे पढ़ने वाले हो। कुल मिलाकर के बायर और सेलर के रेफरेंस में आपको सोगा 1930 यानी कि सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट से 1930 पढ़ना है। तो ये जो सोगा है ये भी किसके स्कोप के अंदर आता है, मर्चेंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ के स्कोप के अंदर आता है। अगर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं तो ये भी बिजनेस लॉ या आपके मर्चेंटाइल लॉ के स्कोप के अंदर ही आता है। इसी तरीके से आप लोग जो आपका पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने वाले हो उसका भी बेसिकली यहाँ पे किसके अंदर आएगा सर, आपके मर्चेंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ के स्कोप के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, राइट, ड्यूटीज एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोग बेसिकली
पार्टनरशिप से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को देख करके चलते हैं। ए टू जेड जानकारी आपको इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर देखने को मिल जाएगी। कंपनी लॉ आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, ये तमाम चीजें कंपनी लॉ के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। और आप सभी ने पढ़ा होगा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, हम लोगों ने अपने पहले, अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, खैर आप लोगों ने बीएसटी में इसका जिक्र जरूर सुना होगा, जो आपका इंडियन, जो आपका कंपनीज एक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या बताया मैंने, आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो ये भी आपका किसके अंडर आएगा सर, ये आपका बिजनेस लॉ के अंडर आएगा। इसी तरीके से अगर आपको लॉ पढ़ना है रिलेटेड टू द चेक हो गया, बिल्स ऑफ द एक्सचेंज हो गया, एंड ई प्रोमिसरी नोट्स हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपका बेसिकली सारी जानकारी आपको कहां पे मिलेगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आप लोग बिजनेस लॉ के बहुत सारे स्कोप होते हैं जिनको एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना मैंने बताया पॉसिबल नहीं है। ये वो स्कोप है जो आप लोग आने वाले वक्त के अंदर पढ़ने वाले हो, वन बाय वन करके हमें जिनके डीप एंड डाइव में जाना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से गहराई में जाकर के पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्कोप ऑफ द मर्चेंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ के अंदर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, जहां पे आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करेंगे, सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट 1930 आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, इसके अलावा आपका कंपनीज एक्ट 2013 आ जाएगा, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। ये सारी चीजें किसके स्कोप के अंदर आती हैं सर, बिजनेस लॉ के स्कोप के अंदर आती है। कुल मिलाकर के बिजनेस लॉ को अगर आपने पढ़ लिया तो इतनी सारी चीजों की जानकारी आपको हो जाएगी, और इतनी सारी चीजों की जानकारी अगर आपको हो गई ना, तो आप लोग इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। आप किसी भी लीगल एस्पेक्ट के ऊपर, बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी ऐसी एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जिसका ट्रेड रिलेटेड मैटर से संबंध है, उसके ऊपर आप लोग अपनी एक राय रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से उस मैटर को बेटर डीप में जाकर के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी और एक क्लैरिटी मिला होगा कि सर लॉ क्या होता है, लॉ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ द मर्चेंटाइल लॉ क्या होता है, इसके अलावा मर्चेंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ के स्कोप क्या है। अब बात आती है सर नीड फॉर द स्टडी ऑफ द बिजनेस लॉ। अब इस चीज को आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब आप लोग बताइए कि हमें बिजनेस लॉ को स्टडी क्यों करना है। सबसे पहले तो अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपको ये नॉलेज रखना है कि आपके लीगल राइट्स और ड्यूटीज क्या है, ठीक है, अब वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव से बात कर लीजिए, चाहे वो आपके बिजनेस ओनर के प्रोस्पेक्टिव से बात कर लीजिए, इंप्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से बात कर लीजिए, हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उसकी बेसिकली राइट्स क्या है और उसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है। अब इनकी जानकारी आपको बिजनेस लॉ के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, बिजनेस लॉ को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग लीगल कंप्लायंसेस को, एक तरीके से लीगल कंप्लायंसेस को एंश्योर करना चाहते हैं, मान लीजिए फर्ज कीजिए आने वाले वक्त में अगर आप लोगों में से कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो एग्जैक्टली जब वो अपने फाउंडेशन को बिल्ड करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल करनी चाहिए किसके साथ, आपके लॉ के साथ, यानी कि लॉ के साथ उसको चलना पड़ेगा, नीति नियम सिद्धांत के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि लीगल कंप्लायंसेस को एंश्योर करें, तो उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन माने बिजनेस लॉ की समझ होना बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोग लीगल डिस्प्यूट को बेसिकली प्रिवेंट करना चाहते हैं, माने अगर आपको बेसिकली बिजनेस लॉ की जानकारी रहेगी, तो आपके पास जो भी डिस्प्यूट हुए हैं, जो भी छोटे मोटे झगड़े हैं, वो छोटे मोटे झगड़े से आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको समझ में आता है कि लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे ऐसे जाएगी, इस चीज का पॉजिटिवली मेरे बिजनेस के ऊपर और मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज का नेगेटिवली मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप लोग उस पूरे सिनेरियो को कैलकुलेट करके अपने डिसीजन को ले सकते हैं, जिससे आप लोग बेसिकली लीगल डिस्प्यूट से प्रिवेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको बिजनेस लॉ को स्टडी करना चाहिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, माने ये आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है लीगल रूल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ द गुड्स हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, एंड जितनी भी आपकी कमर्शियल डीलिंग है, तो कुल मिलाकर के अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना है, तो आपको बिजनेस लॉ को पढ़ना चाहिए, मर्चेंटाइल लॉ को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट रहेगा, ये प्रमोट करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एनकरेज करना ऑनेस्टी को, ट्रांसपेरेंसी को और एथिकल कंडक्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 कारण हैं, इनके अलावा भी बतेरे कारण बन सकते हैं।
जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आपके दिमाग में होते हैं कि ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो बेसिकली इस प्रोस्पेक्टिव से हैं कि हमें बेसिकली बिजनेस लॉ की स्टडी क्यों करनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग उन पॉइंट्स को भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बाकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि सर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपके कुल मिलाकर के मिनिमम पॉइंट है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, आपको समझ में आया होगा मर्चेंटाइल लॉ के स्कोप को, उसकी डेफिनेशन को, और हमें मर्चेंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ की स्टडी क्यों करनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, काफी बच्चे किताब के लिए कमेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो के ऊपर आए हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि सर बिजनेस लॉ के लिए हमें कौन सी किताब फॉलो करनी है, देखिए अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप लोग एसओएल की तरफ जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एज सच एज आपको कोई भी ऐसा डेडिकेटेड चैनल यूट्यूब के ऊपर भी नहीं मिलेगा जो आपको बेसिकली सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपका 2016 का सेशन चलेगा, ठीक है ना, दिसंबर में आप लोग एग्जामिनेशन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस प्रोवाइड करें। एक दो छोटे छोटे चैनल है वो कहीं से भी उठा करके कुछ भी डाल देते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा अगर आप लोग एसओएल का स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं केवल आपको 2-3 नाम सजेस्ट करता हूं, आज की क्लास के अंदर केवल एक ही नाम सजेस्ट करूंगा। टैक्समैन पब्लिकेशन का किताब आता है फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड ओनर्स बिजनेस लॉ करके, ये लिखा हुआ है भूषण कुमार गोयल ने और किनेरी जैन ने, ये वाला किताब आप लोग खरीद सकते हैं। अब इस किताब की खास बात क्या रहेगी, जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं, और जो जो टॉपिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे सिस्टमैटिक फॉर्म में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी को सहूलियत रहेगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। बिजनेस लॉ की 5 यूनिट में पढ़ाने वाला हूं, बहुत डिटेल में जाके पढ़ाने वाला हूं। कोई भी पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिएगा, आपको फिर भी हमारा कंटेंट उससे बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे बात करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स या बीबीए जैसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड क्लासेस की बात करते हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी या तो आप लोग किताब साथ साथ ले लीजिए। अगर आप लोग किताब नहीं खरीद सकते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको तमाम पीडीएफ्स अपने सेशंस की प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके। तो अब बार बार आपको कमेंट नहीं करना है सर कैजुअल की किताब खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, किताब कौन सी खरीदिए, ठीक है। अब आपके ऊपर रहेगा, इंडिविजुअल चॉइस रहेगी, ये डिसीजन सब्जेक्टिव रहेगा, आप किस किताब की तरफ जाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो किताब आप लोग खरीद सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात मैं आप सभी के साथ करने वाला हूं सर, अगर आप लोग सोर्सेज की बात करते हो, सोर्सेज ऑफ ए इंडियन बिजनेस लॉ, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस लॉ की अगर आप लोग बात करते हो तो बिजनेस लॉ आज आप हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़ने वाले हो या आज हिंदुस्तान के अंदर जो भी बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो ना, उसके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि उनको ओरिजिनेट कहां से किया गया है ये आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जो आपका सोर्स रहेगा वो रहेगा इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ, माने आपका अंग्रेजों का जो बिजनेस लॉ था ना उससे काफी चीजें यहां पे एज इट इज उठाई गई हैं। दूसरा आपका रहेगा स्टैट्यू लॉ या जिसको आप लोग लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा रहेगा केस लॉ और चौथा जो सोर्स रहेगा सर वो रहेगा आपका कस्टम्स ऑफ ट्रेड। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन बिजनेस लॉ की बात करते हो तो इसका क्या मतलब होता है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन बिजनेस लॉ का मतलब होता है ओरिजिन from which the rules and the principle governing business and the commercial activity are derived। समझ में आया? जहां से आपने एक ऐसा ओरिजिन जहां से आपने ड्राइव किया है इन तमाम प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को, उसको आप लोग क्या कहते हो, सोर्स कहते हो। दीज सोर्स प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या करते हैं सर, आपको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं किसको रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और मैंने बताया 4 सोर्सेज आप लोग पढ़ोगे। पहला क्या रहेगा, इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर काफी लंबे समय तक गोरों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, तो उनका अपना एक बिजनेस लॉ होता था, तो वहां से काफी सारी चीजें हमारे इंडियन बिजनेस लॉ के अंदर या इंडियन मर्चेंटाइल लॉ के अंदर एज इट इज ली गई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इंडियन बिजनेस लॉ की अगर आप लोग बात करते हो तो ये आपका ग्रेटली इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस्ड है बाय द इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ। ठीक है, तो आपका इंडियन बिजनेस लॉ किससे इन्फ्लुएंस्ड है? आपका बेसिकली इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ से इन्फ्लुएंस है, बिकॉज इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर द मेनी ईयर। मैंने बताया ना, बहुत लंबे समय तक इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। ठीक है, अब आगे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, मैनी प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कॉमन लॉ के बहुत सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है इंडिया के अंदर एंड कंटिन्यू किया गया है टू अप्लाई वेयर इंडियन स्टेट्यूट आर साइलेंट। ठीक है ना, हमारा जो पार्लियामेंट अगर हमारा साइलेंट होता है तो उस केस में हम लोग इन्हीं को अप्लाई करते हैं और बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, दे नॉट इनकंसिस्टेंट विद द इंडियन लॉ। ठीक है ना, कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों से बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहा, तो यहां पर आपके इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ से काफी चीजों को अडॉप्ट किया गया है और वो आज भी हमारे इंडियन बिजनेस लॉ के अंदर देखने को मिलती है। अब जैसे अगर आप लोग यहां पे बात करेंगे सर्वल इंडियन कमर्शियल लॉ, जैसे अगर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं या सोगा 1930 सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट 1930 की बात करते हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। यहां पे जो भी प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे उनके अंदर सारे नहीं लेकिन बहुत सारे आपके इंग्लिश जो आपका मर्चेंटाइल लॉ है उसके ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहला सोर्स क्या है हमारे इंडियन बिजनेस लॉ का? सर आपका इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ। दूसरा क्या रहेगा? सर लेजिस्लेशन रहेगा, जिसको आप लोग स्टेट्यूट लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब स्टेट्यूट लॉ रेफर करता है ऐसे लॉ को जिनको इनेक्ट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेशन। याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा जिन भी लॉज को इनेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्टेट्यूट लॉ कहलाते हैं या लेजिस्लेशन कहलाते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो जाएगा, सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट 1930 हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 हो जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013, सारों का जिक्र मैंने किया था और ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है। ये तमाम ऐसे एक्ट हैं, ये तमाम ऐसे लॉ है जिनको इनेक्ट किया जाता है या तो स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा या तो पार्लियामेंट द्वारा। दैट्स व्हाई इनको क्या कहेंगे सर? आप लोग लेजिस्लेशन कहेंगे या तो आप लोग स्टेट्यूट लॉ कहेंगे। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन बिजनेस लॉ। ये भी याद रखना है, ये अपने आप में आपके इंडियन बिजनेस लॉ का मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स रहने वाला है। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है? स्टेटरी लॉज क्लियरली डिफाइन द राइट्स एंड द ड्यूटीज एंड द लायबिलिटी। देखिए, राइट, ड्यूटी एंड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ की बात करेंगे तो इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ हो जाएगा, स्टेट्यूट लॉ या लेजिस्लेशन हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा क्या रहेगा? केस लॉ हो जाएगा, जिसको आप लोग जुडिशियल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। अब केस लॉ की अगर आप लोग बात करते हो तो केस लॉ कंसिस्ट होते हैं किससे? डिसीजन से एंड द जजमेंट से गिवन बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए, जो भी जजमेंट दिए, वो मिलकर के क्या बन जाते हैं? केस लॉ बन जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोर्ट इंटरप्रिटेशन स्टेट्यूट्स एंड एस्टैब्लिश ए लीगल प्रिंसिपल्स थ्रू देयर जजमेंट। ठीक है, तो इनकी वजह से ये आप क्या करते हैं? एक जजमेंट को इनकी वजह से एक जजमेंट बन जाता है एंड डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट सर्व एज ए प्रोसीडेंट, यानी कि इसको कैसे प्रोसीडेंट की तरह सर्व किया जाता है एंड आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इन द सिमिलर केस। तो कुल मिलाकर के आप लोग याद रखिएगा, जो भी आपके जजमेंट होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो भी आपका एक मेन सोर्स रहते हैं किसके लिए सर? इंडियन बिजनेस लॉ के लिए, इंडियन मर्चेंटाइल लॉ के लिए। लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा? कस्टम ऑफ द ट्रेड रहेगा। ट्रेड कस्टम्स आर लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपके लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं that are generally accepted by the merchants and the traders। याद रखिएगा, इनको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है मर्चेंट्स और ट्रेडर द्वारा। इट इज एंशिएंट एंड द कॉन्टिन्यूअस, ये अपने आप में एंशिएंट और कॉन्टिन्यूअस है। इट इज सर्टेन एंड रेजोनेबल, ये क्या है? सर्टेन और रेजोनेबल है। एंड इट इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू एनी स्टेटरी लॉ और ए पब्लिक पॉलिसी। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको एक बार पढ़ जरूर लेना है ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ये सॉरी आपका इंडियन बिजनेस एक्ट, बिजनेस लॉ, सॉरी क्या है, इंडियन मर्चेंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ है, उसके सोर्सेज क्या रहे हैं। तो 4 सोर्सेज मैंने आपको बताए, जो आपका इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ हो गया है, उसके बाद स्टेट्यूट लॉ या लेजिस्लेशन की बात कर लीजिए, इसके बाद मैंने थर्ड बताया केस लॉ या जुडिशियल डिसीजन की बात कर लीजिए, और चौथा क्या रहेगा? यूजेज और आप लोग कस्टम्स ऑफ ट्रेड की बात
बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4 सोर्सेज हैं, यानी कि ये 4 ऐसे ओरिजिन हैं जहां से प्रिंसिपल को ड्राइव किया गया है हमारे इंडियन बिजनेस लॉ के लिए, हमारे इंडियन मर्चेंटाइल लॉ के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे कैसे मूव ऑन करना है, समझ में, लॉ के अंदर कैसे मूव ऑन करना है। लॉ की डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है, लॉ के ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए, समझ में आया लॉ की जरूरत क्यों है। उसके बाद हमने देखा मर्चेंटाइल लॉ की डेफिनेशन क्या है, मर्चेंटाइल लॉ के स्कोप क्या है, यानी कि इनकी कहां-कहां पे जरूरत रहती है, इनको स्टडी क्यों करना है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा सर सोर्सेज ऑफ द बिजनेस लॉ क्या रहेंगे, इंडियन बिजनेस लॉ। तो 4 सोर्सेज हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज की क्लास की आखिरी कड़ी पे आ चुके हैं, आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारे वो टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं, और अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो चीजें आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनका जिक्र आपको देखने को मिलेगा और जिनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रहेगा पैलेंटिव का क्या मीनिंग होता है, ये आपको याद रखना है। सर डिफेंडेंट का क्या मतलब होता है लॉ के अंदर, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका अपीलेंट का क्या मतलब होता है, इसके बाद आपका रिस्पोंडेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको पढ़ना है। शुरुआत हम लोग आपके पैलेंटिव से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैलेंटिव इज ए पर्सन, ये वो आपका पर्सन होता है हु फाइल ए सिविल सूट, ध्यान दीजिएगा, जो क्या करता है, एक सिविल सूट फाइल करता है इन ए कोर्ट, किसके अंदर, कोर्ट के अंदर। और ये क्या चाहता है, सीकिंग लीगल रिलीफ अगेंस्ट ए अनदर पर्सन, समझ में है, किसी अनदर पर्सन के अगेंस्ट लीगल रिलीफ चाहता है। तो ये क्या कहलाएगा सर, आपका पैलेंटिव कहलाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, पैलेंटिव बोलेंगे। यहाँ पे आपको जज दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जो भी पर्सन जो बेसिकली सिविल सूट फाइल करता है कोर्ट के अंदर किसी भी लीगल रिलीफ के लिए, किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, एक पर्सन है जिसके ऊपर केस हो चुका है, उसने क्या किया है सर, उसने बेसिकली अपने वकील को, अपने लॉयर को हायर किया है, लॉयर ने आपका केस सूट फाइल किया है किसके अंदर, सिविल, बेसिकली सिविल सूट के अंदर, यानी कि उसने क्या किया है, उसने फाइल किया है सिविल सूट, ठीक है। अब जो आपका बेसिकली ये जो आपका लॉयर होगा ये किसकी तरह काम करेगा, पैलेंटिव की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा सर, डिफेंडेंट रहेगा। डिफेंडेंट इज ए पर्सन अगेंस्ट हुम ए सिविल सूट इज फाइल, ध्यान दीजिएगा, जिसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया गया है वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो डिफेंडेंट कहलाएगा बाय द पैलेंटिव एंड हु हैज टू डिफेंड द केस इन द कोर्ट, जिसको क्या करना है, केस को डिफेंड करना है कोर्ट के अंदर, समझ में है। तो ये सामने वाला पर्सन है, ये क्या है सर, आपका डिफेंडेंट है, समझ में है। यानी कि आपके किसी पर्सन एक्स के ऊपर केस है, उसने अपने लीगल जो आपका वकील है उसको हायर किया, और जो भी पर्सन पैलेंटिव कहलाएगा, जो भी पर्सन क्या करता है, फाइल करता है सिविल सूट को कोर्ट के अंदर और क्या चाहता है, एक लीगल रिलीफ चाहता है अगेंस्ट ए अनदर पर्सन, वो क्या कहलाता है, पैलेंटिव कहलाता है। जो उसको डिफेंड करता है वो डिफेंडेंट कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो मामला था लोअर कोर्ट के अंदर था, अब यहाँ पे लोअर कोर्ट के अंदर जो डिसीजन आया वो एक पर्सन को सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, तो उसने चैलेंज कर दिया हायर कोर्ट के अंदर। तो हायर कोर्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, अपीलेंट, और दूसरा क्या रहेगा, रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपीलेंट is the person who file an appeal in an higher court against the decision or a judgment of the lower court, समझ में है। जो भी लोअर कोर्ट के अंदर डिसीजन आया, जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट उसने क्या किया है, फाइल किया है अपील को हायर कोर्ट के अंदर। जो भी पर्सन ये करता है वो क्या कहलाता है, अपीलेंट कहलाता है, बिकॉज दे आर डिससेटिस्फाई विद, मैंने बताया ना, वो क्या करते हैं, उसके साथ डिससेटिस्फाई करते हैं। अगर वो उसके साथ डिससेटिस्फाई करते हैं तो वो आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, अपीलेंट कहलाएगा, ठीक है। अब अपीलेंट के अलावा क्या रहेगा, रिस्पोंडेंट कहलाएगा। रिस्पोंडेंट का क्या मतलब होता है, ये वो पर्सन होता है अगेंस्ट हुम एन अपील इज फाइल, यानी कि जिसके अगेंस्ट अपील फाइल किया गया है वो क्या कहलाता है, रिस्पोंडेंट कहलाता है। द रिस्पोंडेंट डिफेंड करता है जजमेंट को, यानी कि जजमेंट को क्या करेगा, डिफेंड करेगा, या तो ऑर्डर पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, समझ आए, यानी कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो जजमेंट दिया, उसको या तो डिफेंड करेगा या तो जो भी ऑर्डर पास किया है उसको क्या करेगा,
डिफेंड करेगा। ये क्या कहलाएगा सर? आपका रिस्पोंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म है लॉ के अंदर। एक आपका पैलेंटिफ रहेगा, डिफेंडेंट रहेगा, एक आपका अपेलेंट रहेगा, एक रिस्पोंडेंट रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चारों इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेना है ताकि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए। एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए ना आए, इसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको रहे और आपको समझ में आना चाहिए लॉ के अंदर ये इन चीजों का अपना मीनिंग क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी और ऐसा मेरा मानना है अभी तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए, सेशन अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे दोनों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बीकॉम कॉर्नर के ऊपर आपको बेसिकली आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस देखने को मिलेगी और कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आप लोग सभी जानते हैं आपके बिजनेस लॉ की क्लासेस चल रही है। अब दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारी अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन समय रहते देखने को मिल जाएगा। ये अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।